बिहार के पटना में एक फुलवारी शरीफ इलाका है। वहाँ पर शहनाज नाम की एक लड़की रहा करती थी। शहनाज की उम्र अभी शादी के लायक हो गई थी, तो उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब रिश्तेदारों के चलते उनको एक लड़के का पता चलता है। लड़के का नाम जाफरुद्दीन होता है। वो सऊदी में एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जॉब करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो परिवार वाले उसके साथ इसकी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पे जाफरुद्दीन को भी लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इस वजह से दोनों के बीच में एक तारीख तय की जाती है और उसी तारीख पर दोनों की शादी कर दी जाती है काफ़ी धूमधाम से। शादी करने के बाद जाफरुद्दीन अपनी बीवी के साथ कुछ दिन रहता है। रहने के बाद, क्योंकि वो सऊदी में नौकरी करता होता है, तो उसकी जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अब नौकरी करने के लिए फिर से वो सऊदी चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो 11 महीने नौकरी करता है और 1 महीना अपने घर पर वापस आता है। इसी तरह से कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ उनके घर पर 2 बेटों का जन्म होता है। उसके बाद कुछ और समय बीतता है। समय बीतने के बाद जाफरुद्दीन अपनी सऊदी की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक जॉब तलाश करता है। उसको वहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद वो अपनी बीवी बच्चों को भी नोएडा में बुला लेता है। अब सब लोग वहीं पर सेटल हो जाते हैं। कुछ साल बीतते हैं। 2 साल बीतने के बाद 2022 का साल आता है। 2022 में ईद का त्यौहार आने वाला था। तो वो ये सोचता है काफ़ी टाइम हो गया है, हमने ये जो ईद है अपने परिवार के साथ नहीं मनाई है, तो क्यों ना इस साल इस ईद को अपने परिवार के साथ मनाया जाए। तो वो लोग फुलवारी शरीफ आने का तय करते हैं। वो 1 मई को फ्लाइट लेकर फुलवारी शरीफ आते हैं। आने के बाद अपने घर पर जाते हैं। वहाँ पर उसने, जब वो सऊदी में नौकरी कर रहा होता है, तो उसने कुछ पैसे बचाकर फुलवारी शरीफ में ही अपनी ससुराल के पास में एक आलीशान घर भी बनाया होता है। तो वो लोग उसी घर में ठहरते हैं। फिर शाम को अपने दोनों बेटों के साथ वो ईद की खरीदारी करने के लिए बाहर बाजार में जाता है। खरीदारी करने के बाद वो फिर से अपने घर पर वापस लौटता है। आने के बाद शाम का खाना बनाया जाता है। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद 2 मई को उनका छोटा बेटा उठकर नीचे आता है हॉल में। वहाँ पर उसके पापा का कमरा था, वहाँ पे जाता है और जैसे वो वहाँ पर जाता है वो चीख पड़ता है। वो देखता है उसके पापा की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी खून से लथपथ, और उसके पास में एक कुकर पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ जब वो देखता है तो काफ़ी चिल्लाता है। जब चिल्लाता है तो उसकी माँ भी सुनती है। सुनकर तुरंत वो नीचे आती है। जब भी देखती है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। वो तुरंत पुलिस को खबर करती है। पुलिस तुरंत आ जाती है घर पर। आने के बाद वो जो लाश थी उसको कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी माँ से पूछा जाता है, तो वो कहती है कि शाम को हम लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। सोने के बाद रात को करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ सुनने के साथ साथ मैं नीचे आई थी। जैसे ही मैं नीचे आई थी, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद मैंने एक सोने की चेन पहन रखी थी। उन लोगों ने उस सोने की चेन को खींच लिया, तोड़ लिया, मुझसे ले लिया और फिर मेरे मुँह पे कुछ हाथ रखा था। हो सकता है हाथ में कुछ नशीली दवाई थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो शहनाज की ये बात पता चलती है तो उनको लगता है कि ये जो मामला है लूटपाट का मामला है। तो वो लोग घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू करते हैं। जब तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर दूसरी कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है, जबकि घर के अंदर कुछ नकद रुपये पड़े थे, कुछ कीमती सामान और भी पड़ा था, लेकिन चोर ने दूसरी कोई भी चीज़ नहीं चुराई थी। सिर्फ वो शहनाज का जो चेन था वही चुराया था। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। सोचते हैं कि फिर चोर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ और चीज़ चोरी क्यों नहीं किया। उसके बाद उसके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को भी देखा गया तो पता चलता है कि घर के अंदर आने का सिर्फ एक ही मेन दरवाज़ा था और उस दरवाजे पे कोई भी खरोच नहीं आई थी, ना ही उसके लॉक को भी तोड़ा गया था। जब इसके बारे में शहनाज को पूछा जाता है तो शहनाज कहती है कि शायद रात को जब मैं सोई थी तो हो सकता है कि मैंने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, मैं भूल गई थी। जब ये बात पता चलती है तो पुलिस को और भी ज़्यादा डाउट होता है। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम लोग रात को सोते हैं तो अपने दरवाजों को कई बार चेक करते हैं कि बंद किया है कि नहीं किया है, ये कैसे इस तरह से भूल सकती है। तो इस तरह से अब वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे इसके पड़ोसी से कुछ पूछताछ करते हैं, शायद वहाँ से हमको कुछ पता चले। तो अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, पड़ोसी से पूछताछ होती है। तो पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर जो जाफरुद्दीन है वो काफ़ी शरीफ बंदा था और वो अभी यहाँ पर रहता भी नहीं था। वो तो सऊदी में रहता था और 2 साल पहले ही अभी नोएडा में आया था और अभी यहाँ पर सिर्फ वो ईद मनाने के लिए आया था। तो यहाँ पर पुलिस को लगता है कि ये यहाँ पर जो हुआ है
वो लूटपाट के हिसाब से नहीं हुआ है, वो तो एक प्लान मर्डर होना चाहिए, क्योंकि इस बंदे का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और काफ़ी शरीफ आदमी है और यहाँ पर रहता भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसको कोई मारकर चला जाए? यहाँ पे हो सकता है किसी घर वाले ने ये काम किया हो, या तो फिर घर का ही कोई आदमी इसमें शामिल हो, जिसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो शक हो रहा था वो शक शहनाज पे हो रहा था। तो यहाँ पर अब पुलिस वाले अपना पूरा फोकस शहनाज के ऊपर लगाते हैं और शहनाज के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं, उसके पास्ट के बारे में जानकारी जुटाना भी शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है वहाँ के जो कुछ रिश्तेदार थे उसके, या कुछ जो अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके ज़रिए उनको पता चलता है कि शहनाज जब 14 साल की थी तो उस टाइम पे उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ अफेयर था। उस लड़के का नाम था कमाल। कमाल और शहनाज की लव स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस थी कि सभी लोगों को इनके बारे में पता था, स्कूल में भी सबको पता था और ये लोग स्कूल में खुलेआम आशिकी करते थे। जब इसके बारे में स्कूल वालों को पता चला, प्रिंसिपल को पता चला, तो प्रिंसिपल ने इनके घर वालों को भी बुलाया था और वार्निंग भी दी थी, लेकिन ये लोग जब नहीं माने दोनों, तो इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया था। निकालने के बाद जो शहनाज है किसी दूसरी स्कूल में चली गई पढ़ाई करने के लिए, और जो कमाल है वो अब अपने लिए कुछ जॉब ढूंढने लगा था। इसके वो जॉब इसलिए ढूंढ रहा था कि उसको ये लगता था कि मैं अगर अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन बना लूँगा, तो इसके जो माता पिता है वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिली थी। अब ऐसे ही समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद जो शहनाज है अपने माता पिता को कहती है कि मेरी शादी आप कमाल से करा दीजिए, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते। इसके पीछे की वजह भी यही थी कि वो लोग काफ़ी अमीर थे और जो कमाल था वो गरीब परिवार से आता था और साथ ही वो काफ़ी बेरोजगार भी था, उसके कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। इस वजह से उसके पिताजी उसके साथ शादी नहीं कराना चाहते थे। अब क्योंकि उसके परिवार वालों को इसके अफेयर के बारे में पता था, इसके लिए वो लोग अब इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इनको जाफरुद्दीन का पता चलता है और इसकी शादी ये लोग जबरन जाफरुद्दीन के साथ करा देते हैं। जब पुलिस को शहनाज और कमाल की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है तो शहनाज को वो उठा लेते हैं और उसके बाद उससे कड़ी पूछताछ करते हैं। जब उसके साथ कड़ी पूछताछ होती है और वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाती और टूट जाती है, तो सारी सच्चाई अब बताती है। वो कहती है कि जब उसकी शादी जाफरुद्दीन के साथ कर दी गई थी तो उस टाइम पे वो 11 महीने के लिए सऊदी में रहता था और 1 महीने के लिए वो घर पर आता था। ऐसे में जब वो 11 महीने घर पर नहीं रहता था, उस टाइम पे शहनाज और कमाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते थे। कमाल इनके घर पर आया जाया करता था और ज़्यादा टाइम वो लोग उसके साथ ही रहता था। साथ ही यहाँ पर इसके जो बच्चे थे वो भी अब कमाल को अब्बू कहकर ही बुलाते थे। ऐसे में कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे और जो बड़ा बेटा था वो अब समझदार हो गया था। जब वो समझदार हो जाता है तो वो कई बार अपनी माँ से पूछता है कि ये कमाल जो है हमारे घर पर इतना क्यों आता है, तो उसकी माँ उसको डांट देती थी। जब इस बात का कुछ अच्छे से जवाब नहीं मिलता है तो वो अपने पापा को इसका जिक्र करता है। वो फ़ोन करके बताता है कि आदमी है जो इस तरह से हमारे घर पर आता है और ज़्यादा टाइम हमारे घर पर ही रहता है, और सारी बातें अपने पापा को बता देता है। जब इस बात का और जाफरुद्दीन को पता चलता है तो वो इंडिया आता है। आने के बाद अपनी पत्नी को वो समझाता है कि अब हमारा एक परिवार है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात का शहनाज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अब सोचती है कि ये जो जाफरुद्दीन है वो मेरे और कमाल के बीच में एक रास्ते का रोड़ा बना हुआ है और किसी भी तरीके से इसको हटाना होगा। अब यहाँ पर जाफरुद्दीन भी अपनी जो नौकरी सऊदी की है वो छोड़ देता है और छोड़ने की वजह यही होती है कि इसकी बीवी जो है, इसका जो अफेयर चल रहा है वो छूट जाए। अगर वो दूर रहेगा तो ये अफेयर चलता रहेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है वो अफेयर अब छूट जाएगा। तो इसके लिए 2020 में वो नौकरी छोड़कर इंडिया आ जाता है। आने के बाद नोएडा में सेट हो जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को नोएडा में अपने साथ ले जाकर वहाँ पर सेटल हो जाता है। उसके बाद वो एक आईफोन भी अपनी बीवी को गिफ्ट करता है। वही आईफोन शहनाज चलाती है। अब टाइम पर जो जाफरुद्दीन है उसके फ़ोन को भी चेक करता रहता है, लेकिन उसको उस फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है कि वो कमाल के साथ बात कर रही है, मैसेज कर रही है। अब यहाँ पर ऐसा यूँ होता है, शहनाज का कहना होता है कि उसके पास एक और फ़ोन था जिस फ़ोन से वो कमाल के साथ बात करती थी। जो फ़ोन उसने जाफरुद्दीन ने दिया था उसके साथ वो कभी भी उसमें कॉल नहीं करती थी। इस वजह से उसके पति को कमाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जैसे जाफरुद्दीन को लगता है कि अब जो मेरी बीवी है अब सुधर चुकी है, शायद जो पिछला जो भी उसका पास्ट था उसको भूल चुकी है, तो क्यों ना अब हम ये जो ईद है वो ईद मनाने के लिए अब हम फुलवारी शरीफ चले जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि हमारी बीवी अब सुधर चुकी है। अब जैसे उसको पता चलता है कि हम फुलवारी शरीफ जाने वाले हैं तो इस बात को वो कमाल को बताती है और कमाल को बताने के साथ साथ वो कहती है कि यही एक अच्छा समय है, जब हम फुलवारी शरीफ आएंगे तो हम इसको रास्ते से हम हटा देंगे, इसका मर्डर कर देंगे। अब दिन आता है 1 मई का। 1 मई के दिन वो लोग फुलवारी शरीफ आते हैं। आने के बाद उस दिन जब शाम को पापा और बेटे
कुछ खरीदी करने के लिए बाहर गए होते ईद के लिए, उस टाइम पे जो शहनाज है वो कमाल को फ़ोन कर कर अपने घर में बुला लेती है और एक रूम में छुपा लेती है। अब जब शाम को और जाफरुद्दीन घर पर लौट कर आता है, आने के बाद सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शहनाज जानबूझकर उसके साथ झगड़ा करती है। जब झगड़ा होता है तो रूठ कर जाफरुद्दीन जो है उसके कमरे में साथ में नहीं सोता है, लेकिन दूसरे कमरे में जाकर अकेला सो जाता है। जब वो सो गया होता है तो आधी रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच में शहनाज कमाल को बाहर लाती है। बाहर लाने के बाद वो लोग किचन में जाते हैं, वहाँ से एक बड़ा कुकर उठाते हैं। उठाने के बाद उसी कुकर से जाफरुद्दीन के पास जाकर उसके सर पर जोर से वार करना शुरू कर देते हैं। इतने ज़्यादा वार करते हैं कि उसका जो सर है उसको पूरी तरह से कुचल देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कुकर को वहीं पर साइड में रख देते हैं, फिर सारे सबूत मिटाते हैं। उसके बाद वो कमाल को घर से बाहर भेज देती है और घर को अंदर से लॉक कर देती है। उसके बाद वो खुद सो जाती है। सोने के बाद सुबह का इंतजार करती है। उसका बेटा जो उठने के बाद नीचे जाता है, उसके पापा की ये हालत देखता है तो वो चिल्लाता है और वो इस तरह से यहाँ पे नीचे आती है और वो इसके बाद पुलिस को खबर कर दी है। अब यहाँ पर पूरा केस सामने आ गया था पुलिस के सामने, जिसका जो पूरी कहानी थी वो खुल चुकी थी। तो इसके बाद पुलिस शहनाज और कमाल को दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जेल में बंद कर देती है। यहाँ पर उसके जो 2 बेटे हैं उनकी अब जो परवरिश है उसके नाना नानी करते हैं और साथ ही एक दादा दादी भी एक बेटे की परवरिश करते हैं। तो यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पूरी तरह से बिखर जाता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।